गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी असंसदीय शब्दों की ताज़ा सूची को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह उसकी आवाज़ दबाने की सरकार की ओर से की गई एक और कोशिश है, लेकिन इस संबंध में पहली बात ध्यान देने लायक यह है कि यह कोई ऐसी नई या अनोखी बात नहीं है जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में की गई हो। यह 1950 से चली आ रही एक नियमित कवायद है। समय समय पर लोकसभा सचिवालय की ओर से ऐसे शब्दों का संग्रह प्रकाशित किया जाता है जो भारत और राष्ट्रमंडल देशों में संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा असंसदीय करार दिए गए हों। यह सूची अमूमन रेफरेंस का ही काम करती है, क्योंकि अंततः संसद में किसी सदस्य के भाषण के दौरान इस्तेमाल किया गया कोई शब्द असंसदीय है या नहीं, यह पीठासीन अधिकारी ही तय करते हैं। फिर यह बात भी है कि संबंधित सूची या संग्रह में आए शब्द प्रतिबंधित नहीं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी यह साफ किया है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। जाहिर है, ऐसे में विपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप उपयुक्त नहीं माना जा सकता, मगर यह उम्मीद जरूर रहेगी कि संसद की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी किसी शब्द या वाक्यांश को असंसदीय करार देते हुए किताबी रवैया नहीं अपनाएंगे। संसदीय बहसों में भी वह जीवंतता दिखनी चाहिए जो किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके समर्थक समूहों के जिंदा होने की गारंटी मानी जाती है। इसी बिंदु पर सांसदों के लिए भी यह बात याद रखने की है कि ज़्यादा कड़े या भारी लगने वाले शब्द हमेशा उनके भाषण को ज़्यादा वजनदार या प्रभावी नहीं बनाते। थोड़ी सनसनी फैला देने या 5 मिनट के लिए टीवी कवरेज में आ जाने से सांसद के रूप में उनकी भूमिका ज़्यादा यादगार नहीं बनती। संसद का मूल काम कानून बनाना है। किसी संसद की सफलता असफलता अंततः बहस और कानून की क्वालिटी से ही तय होती है। अफसोस की बात है कि आजकल सत्र को अधिकाधिक हंगामेदार बनाने या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक पारित करा लेने की परस्पर विरोधी रणनीतियों के बीच संसद का यह मूल काम ही उपेक्षित होता दिख रहा है। दिलचस्प है कि संसद के पिछले कुछ सत्र खासा प्रोडक्टिव माने गए। कुछ मामलों में तो यह प्रोडक्टिविटी 100% से भी ज़्यादा बताई गई, लेकिन इस दौरान पारित कई विधेयकों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। CJI NV रमन भी इस बात की ओर ध्यान दिला चुके हैं कि हाल में बने कुछ कानूनों से ऐसा लगता है कि उन्हें बनाते हुए सभी पहलुओं पर पर्याप्त गंभीरता से विचार विमर्श नहीं हुआ। सांसदों को ज़्यादा चिंतित इस बात पर होना चाहिए असंसदीय शब्दों की सूची पर नहीं। एक समय
मानव विकास सूचकांक में ऊंची रैंक वाला दक्षिण एशियाई देश था श्रीलंका, आज वह अपनी ही विभाजनकारी और घृणित राजनीति की वजह से फिर से जल उठा है। इसका मुख्य कारण कई सालों की लगातार नीतिगत विफलता है। इसकी वजह से वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। श्रीलंका की पुरानी सरकारों ने अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ही खराब तरीके से संभाला और इसकी वजह से देश कमज़ोर हो गया। श्रीलंका अपनी राजनीतिक कमजोरी की वजह से आर्थिक दिवालियेपन के जिस भंवर में फंस गया है उससे उबरने में काफ़ी वक्त लगेगा और इसके लिए कई कठिन और अलोकप्रिय फैसले भी लेने होंगे। जब तक राजनीतिक मतभेद रहेंगे जनता असंतुष्ट रहेगी ही, लेकिन जनता को विश्वास में लेकर नए सिरे से आंतरिक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बहाल करने की ज़रूरत है, कारण कि इसके बिना कोई भी प्रभावी योजना काम नहीं कर पाएगी। अब श्रीलंका में ऐसी अस्थायी और विश्वासी सरकार चाहिए जो जनता के लिए दीर्घकालिक विकास मॉडल चला सके। 15 जुलाई के संपादकीय टीके पर अच्छा फैसला पढ़ा। केंद्र सरकार ने 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों की चिंता की है और उन्हें भी अपनी ओर से बूस्टर डोज मुफ्त में देने का फैसला किया है। इसे देश की जनता के हित में उचित और सराहनीय फैसला कहा जा सकता है। तीसरा डोज लगाने के लिए आम जनता को जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। शिक्षित, समझदार और जागरूक लोगों ने पैसे खर्च कर तीसरी डोज लगवा ली, लेकिन गरीब और मजदूर वर्ग इससे वंचित रह गए थे। कुछ सक्षम लोग दूसरी डोज के टीके लगवाकर निश्चिंत बैठ गए थे। हालांकि लोगों के ज़हन से कोरोना का डर अभी नहीं गया है, लेकिन पैसे खर्च करने से पहले अमूमन सबको सोचना पड़ता है। इस मुफ्त की योजना के कारण काफ़ी लोग टीके लगवाने आएंगे। आजकल मास्क के प्रति भी आम जनता लापरवाह हो चुकी है। अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। स्टॉप।